हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है दिनांक 8 और आज के जनसत्ता पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं। आशा है आप सब लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों के साथ ठीक होंगे। कई लोग तैयारी करने के लिए बाहर भी हैं। उन लोगों को काफ़ी चीज़ें फेस करना पड़ता है, किंतु फिर भी मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जहाँ भी है खुश होगा। आइए जनसत्ता पेपर में आज कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं देख लेते हैं एक बार। तो पहले फ्रंट पे अगर हम बात करें तो मणिपुर से लेकर आज फिर एक खबर आई है। मणिपुर एक अशांत क्षेत्र के रूप में दिखाई दे रहा है। मणिपुर की बात की जाए तो एक व्यक्ति की हत्या वहाँ पे दो समुदाय के गुटों में जो गोलीबारी हुई है उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। जिरीबाम में ये हिंसा घटित हुई है। हमने कल के जो पेपर है उसमें भी मणिपुर के बारे में काफ़ी चर्चा की है। अब जान लेते हैं फिर से थोड़ा सा कि मणिपुर की जो ये हिंसा है, अगर किसी ने कल का पेपर नहीं देखा है तो आज थोड़ा सा मैं उन्हें बता दूं कि मणिपुर में मैतेई समुदाय और नागा और कुकी समुदाय, इनके बीच में काफ़ी विवाद हुए हैं। किस बात को लेकर? तो आरक्षण को लेकर काफ़ी विवाद में ये तीनों समुदाय के मध्य क्या होता है, झड़प होती है। तो मणिपुर काफ़ी दिनों से अशांत चल रहा है। अगर बात करें तो 90% जो एरियाज हैं उसमें 10% कुकी और नागा रहते हैं जो पहाड़ी हिल्स हैं। जबकि अगर मैतेई समुदाय की बात की जाए तो वो एरिया लगभग लगभग ये मान के चलिए कि आप 30 से 35% जो आबादी है वो 10% एरिया जो घाटी एरिया है उसमें रहती है। कौन सी? मैतेई वाली। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि जो मैतेई समुदाय है अगर उसे एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब का अगर दर्जा मिल जाए तो होगा क्या कि वो जो पहाड़ी हिल्स है वहाँ ज़मीन खरीद पाएंगे। आरक्षण का उन्हें बेनिफिट मिलेगा तो नौकरियों में आदि जगह पर उनका प्रभुत्व होगा। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि दोनों समुदाय में झड़प देखने को मिल रही है ना। तो इससे ये खबर निकल के आई है। आप समझ गए होंगे कि मणिपुर की जो एक्चुअल जो क्या ऐसी परेशानी रही है कि वहाँ पे इस तरीके की घटना हो रही है। ये उग्रवादी समुदायों को लेके है। तो उग्रवादी समुदाय कैसे होते हैं आपको पता होगा कि 1907 में 1907 में जो कांग्रेस में सूरत अधिवेशन हुआ था, उस सूरत अधिवेशन की अगर बात करें तो उसमें दो दल बने थे। कौन कौन से? एक उदारवादी था और एक उग्रवादी था। उदारवादी दल जो था वो ये चाहता था कि भैया हम सभा करें, है ना। उसके बाद में हम क्या बोलते हैं उसे कि हम परिपत्र दें। किसको? अंग्रेज को। ताकि वो परेशानी को समझे और परेशानी को समझने के पश्चात उस पर गौर करें। अगर उन्हें परेशानी का पता ही नहीं होगा तो वो किस तरीके से उन पर कार्रवाई करेंगे। तो उदारवादियों का ऐसा मानना था कि भैया हम सभा करेंगे, है ना। हम जैसे कार्यालय में जाकर उनको ज्ञापन देंगे। तो इस तरीके की जो रणनीति थी वो किनकी थी? उदारवादियों की। जबकि उग्रवादी क्या चाहते थे? नहीं भैया, हम इस तरीके से नहीं करेंगे। वो अंग्रेज जो है वो इस तरीके से हमारी बात नहीं मानेंगे। तो उनका जो तेवर था वो उग्र था, है ना। वो उग्रता में विश्वास रखते थे। तो उदारवादी में अगर हम बात करें तो कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, एओ ह्यूम थे, है ना। उसी तरीके से हम अगर उग्रवादियों में बात करें तो उग्रवादियों में लाल बाल पाल का नाम आपने सुना होगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो ये जो हैं ये उग्रवादी दल से बिलोंग करते थे। तो इसी तरीके से उग्रवादी जो है अपनी बात को मनवाने के लिए उग्र तरीकों को अपनाते हैं, है ना। तो ये यहाँ से खबर निकल के आई है। आगे हम चलते हैं तो एक बात आप याद रखिएगा, जो मणिपुर के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एन बीरेन सिंह, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में जो मणिपुर है उसमें इनर लाइन परमिट का भी एक कॉन्सेप्ट है। इनर लाइन परमिट मतलब जिसके पास आईएलपी होता है उसे ही वहाँ पे घूमने की इजाज़त होती है। तो इस तरीके से ये सब बातें जो है मणिपुर से आप ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं तो शराब घोटाले से एक खबर निकल के आ रही है। ये दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं इनको शराब घोटाले के अंतर्गत अ, आरोप आरोपी बनाया गया है ना। तो इसमें हमें समझने वाली बात क्या है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है या सीबीआई जो है, सीबीआई ने दिल्ली के कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको आपराधिक साजिश में शुरुआत से ही शामिल करने की बात कही है। तो अब हमें यहाँ क्या समझना है, केंद्रीय जांच ब्यूरो क्या होता है। तो सीबीआई की अगर मैं बात करूँ तो सीबीआई लगभग 1963 के आसपास इसका गठन हुआ। ये दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके अंतर्गत कार्य करता है ना। और सीबीआई की बात करें तो 1963-64 में जो संथानम समिति जो बनी थी उसके आधार पर सीबीआई का गठन किया गया था, है ना, कि अनुशंसा पर सीबीआई का गठन किया गया था। तो ये बातें आपको पता हो। ये क्या करती है, ये आयात निर्यात से संबंधित जो घोटाले होते हैं, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस होते हैं, जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं जो आपकी जो मनी होती है या जो धन होता है, अगर काले धन की बात की जाए या फिर जो हमारी मुद्रा है उसका जो डुप्लीकेट है उस पर जो सीबीआई है वो जांच करती है ना। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से पूजा खेरकर बर्खास्त हो गई है ना। पूजा खेरकर जो है वो आईएएस अधिकारी थी। आईएएस अधिकारी ये कैसे बनी, तो इन पर काफ़ी जो आरोप लगे हैं। आरोप में क्या क्या लगे हैं, तो पहला तो ये लगा है कि ये दिव्यांग कोटा जो है उसका लाभ ले रही थी, है ना। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ओबीसी आरक्षण का भी बेनिफिट उठाया है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे है कि इन्होंने एक तो दिव्यांग कोटे से अपने आप को दिखाकर उसका लाभ लिया और दूसरा ओबीसी कोटे का भी लाभ लिया। तो इस तरीके से इन्हें अभी बर्खास्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये खबर जो यहाँ पे निकल कर आई है आप ये देखिएगा। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री शाह ने कहा, है ना। तो यहाँ पर हमें पढ़ने वाली चीज़ क्या है, अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद, है ना। तो जो जम्मू कश्मीर है आपको पता होगा कि वहाँ धारा 370 को हटा दिया गया है। धारा 370 हटाने का मूल उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य था कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। जो वहाँ अलगाववादी दलों का जो या हम कहें कि आतंकवादी गतिविधियों का जो प्रभाव था उसे कैसे न कैसे कम किया जा सके, भारतीय कानून जो है उन्हें वहाँ लागू किया जा सके, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसे जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है ना। तो एक राष्ट्र एक कानून की अवधारणा को हम यहाँ देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। आगे हम चलते हैं तो और कौन सी खबरें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक जीएसटी से संबंधित खबर आई है। जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है। जीएसटी जो है वस्तु एवं सेवा कर, अगर इसकी बात करें तो कब आया ये, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया। जीएसटी जो है वो एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर आधारित है। जीएसटी की अगर बात की जाए तो जीएसटी जो है वो आपको पता होगा कि ये गंतव्य आधारित कर है। गंतव्य आधारित कर है, ना कि ओरिजिन बेस्ड कर है। ओरिजिन मतलब जहाँ पर ओरिजिन हुआ है वहाँ ना लगकर ये गंतव्य आधारित कर है। तो ये आपको पता हो, है ना। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, जो अधिकांश जो कर प्रणालियों में जो पेचीदगी थी उस पेचीदगी को कम किया गया। इसी कारण से जीएसटी लाया गया। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है जीएसटी के अंदर, किंतु जीएसटी आने के पश्चात कर की जो व्यवस्था है वो बेहतर हो पाई है ना। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं देख लेते हैं। हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो ऐसी जितनी भी खबरें हैं हम उन्हें आज के पेपर से कवर करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि करंट से रिलेट करके हम उन चीज़ों को बेसिक भी डिस्कस कर लें ताकि हमारा बेसिक भी कवर हो जाए, साथ में हमारा जो करंट का जो पेपर में दिया हुआ है वो भी कवर हो जाए। एक खबर निकल के आ रही है राज्यसभा से। राज्यसभा में मिला समर्थन। देखो अभी राजग को 6 नामांकित सदस्य होने के बाद में बहुमत मिल गया है ना। तो बीजेपी को जो ये बहुमत मिला है, तो हमें यहाँ समझने वाली बात है राज्यसभा को। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा जो है वो बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। बुजुर्गों का सदन, है ना, या हम कहें कि महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनका सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा है ऐसी सभा होती है जहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है।
राज्यों के मुद्दों को उठाया जाता है ना। यहाँ सीधे चुनकर व्यक्ति ना आकर राज्य की जो विधानसभा है उससे लोग चुनकर आते हैं, है ना। तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये एक स्थायी सदन है और ये बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। 50% से अधिक घरों में पहुंचा नल से जल। आपको पता होगा कि हमारे केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है हर घर जल योजना। अगर बात करें हर घर जल योजना की, तो हर घर जल योजना जो शुरुआत हुई है इसकी 2019 में। 2019 में शुरुआत के पश्चात अगर बात करें तो हर घर जल योजना काफ़ी क्षेत्रों में प्रगति के एक नए आयाम को इसने लिख दिया है। 2024 तक की अगर बात करें तो ऐसा इसमें बताया गया है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितना 55 लीटर नल का जल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है ना। हम एक चीज और यहाँ समझ लेते हैं कि हर घर जल योजना जो है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है ना, ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं, कौन कौन सी और खबर है देख लेते हैं एक बार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। आपको ये पता हो कि असम के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने एनआरसी की बात की है। अब एनआरसी क्या होता है? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, है ना। तो ये जो है एनआरसी की अगर बात करें तो एनआरसी एक रजिस्टर है जो बताता है कि कौन कौन यहाँ के नागरिक हैं। अगर बात करें एनआरसी की, तो जब देश आज़ाद हुआ, आपको पता होगा कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो 1971 में क्या हुआ? आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में सामने आया, जिसमें भारत की भूमिका बड़ी रही। अब हुआ क्या कि जो बांग्लादेश जब बना तो उस समय तक भी या बांग्लादेश से बांग्लादेशी जो है वो असम जैसे राज्यों या जो उससे नज़दीक जो राज्य थे भारत के, उसमें वहाँ के जो बांग्लादेशी है वो आना स्टार्ट हो गए। अब जब आना स्टार्ट हो गए 1947 में भी जब देश आज़ाद हुआ तो कई जो बांग्लादेशी थे, या हम बात करें कि पश्चिमी पाकिस्तान के जो नागरिक थे, वो जो पड़ोसी राज्य जो थे भारत के उसमें आकर बसना स्टार्ट हो गए। तो हुआ क्या कि वहाँ का जो डेमोग्राफी जो था, या वहाँ का जो जनसंख्या का जो एरिया था या जनसंख्या जिसकी ज़्यादा थी उसमें प्रभाव पड़ा। तो वहाँ क्या हुआ कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया। अब जब डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो वहाँ के जो स्थायी निवासी थे उनको डर लगने लगा, चिंता होने लगी कि हमारी जो संस्कृति है वो थोड़े बहुत दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो डर है उसकी वजह से जो राजीव गांधी थे 1985 में एक समझौता हुआ और उसके अंतर्गत एनआरसी लाया गया, है ना। एनआरसी का मूल मकसद है कि भैया जो स्थायी निवासी हैं, आपको एक डेट में बताता हूँ, 25 मार्च 1971, 25 मार्च 1971 से पहले जो लोग असम में निवासरत हैं वो असम के मूल निवासी हैं। उसके पश्चात जितने भी लोग हैं वो असम से निष्कासित होंगे या वो बांग्लादेशी हैं, इस तरीके से बात की गई है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं देख लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक दिवालिया प्रक्रिया से संबंधित है, ईडी प्रवर्तन निदेशालय जो है उससे निकल के आ रही है। तो प्रवर्तन निदेशालय के बारे में हमने बात ही कर ली है कि 1950 के दशक या 58 के आसपास इसका निर्माण किया गया था, और ये भी काले धन, धन शोधन निरोधन प्रक्रिया जो होती है ना, ये इसके तहत कार्य करती है। आगे हम बात कर लेते हैं एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया का जो घाटा है वो कम हो गया है। एयर इंडिया जो है वो भारत के स्वामित्व में थी, मतलब सरकारी कंपनी थी, किंतु इसे टाटा समूह को बेच दिया गया था, है ना, सरकार के द्वारा टाटा समूह के अंतर्गत लाया गया। तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं देख लेते हैं। एक रेल दुर्घटना से संबंधित खबर है जबलपुर की। जबलपुर में शनिवार को इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए।
देखो, रेलवे में ये दुर्घटनाएं जो हो रही हैं इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? एक तो जो पटरियों की व्यवस्था है या पटरियों की जो तादाद है, पटरियों की जो अभी स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। मतलब उनका रखरखाव ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, काफ़ी पुरानी पटरियाँ हैं, है ना? आधुनिक सिस्टम से लैस ट्रेनों में कमी है, मतलब आधुनिक सिस्टम का लैस होना भी एक कमजोरी हमारी ट्रेनों में दिखती है ना? जो ड्राइवर है या चालक दल है ट्रेनों का, उनको समय जो है उनका घंटे जो कार्य करने का जो घंटा है वो क्या है, अधिक है। तो ये काफ़ी जो चीज़ें हैं इस वजह से ये ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र से एक खबर निकल के आ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है अभी? एंटोनियो गुतारेस, है ना? आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतारेस। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो महासभा को संबोधित ना करते हुए एस जयशंकर महासभा को संबोधित करेंगे। कब? सितंबर के अंत में, है ना? तो एक खबर ये निकल के आ रही है ना? आगे हम चलते हैं। अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है, कौन? अल नहायान, जो आज से भारत यात्रा पर आ रहे हैं, है ना? आपको ये पता हो। तो अबू धाबी और जो भारत के संबंध है वो काफ़ी प्रगाढ़ हो चुके हैं, है ना? अगर बात करें हम अबू धाबी की और भारत की, तो अबू धाबी तथा भारत के मध्य कई द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं, है ना? इसमें इजराइल हमास संघर्ष पे भी बातचीत होने वाली है जब अबू धाबी के जो प्रिंस है वो यहाँ आएंगे। तो उसके बाद में अगर बात करें तो द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा इसमें मिल सकता है। दूसरी बात हम एक और करें तो कनेक्टिविटी के मामले में, ऊर्जा के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में, शिक्षा के मामले में, संस्कृति का आदान प्रदान, इस तरीके से कई चीज़ें हैं जिन पर हमारे और अबू धाबी के संबंधों में प्रगाढ़ता आने की बात कही गई है। अगर बात करें अभी तो दोनों देशों के बीच में जो लेन देन लेन देन की प्रक्रिया हो रही है वो भारतीय रुपया तथा एईडी या कहें संयुक्त अरब अमीरात की जो दिरहम है उसमें लेन देन हो रहा है। मतलब इस्तेमाल जो है वो डॉलर के बजाय रुपया तथा दिरहम में किया जा रहा है ना? तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फरवरी 2022 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौता किया है ना? तो ये आपको पता हो। तीसरी बात जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर है। एफडीआई के मामले में अगर बात करें तो यूएई जो है वो भारत में शीर्ष 4 निवेशकों में शामिल है जो भारत में निवेश करते हैं। उसमें चौथे नंबर पर एफडीआई के मामले में यूएई आता है, तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं। तो चीन में तूफान आया है यागी, है ना? तो यागी कहाँ का तूफान है? चीन में आया है, तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं। सुनीता विलियम्स और विल्मोर के बिना धरती पर लौटा यान। तो बोइंग का जो पहला अंतरिक्ष मिशन था वो शुक्रवार की रात अंतरिक्ष यात्रियों को लाए बिना ही धरती पर आ गया है ना? तो ये एक खबर निकल के आ रही है। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है देख लेते हैं। खेल पृष्ठ पे कौन सी ऐसी खबरें हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो नवदीप सिंह ने सोना, सिमरन और होकाटो ने कांसा जीता, है ना? तो भाला फेंक में जो नवदीप है उन्होंने F41 स्पर्धा के फाइनल में दमदार प्रदर्शन के साथ दूसरे स्थान पर रहकर चांदी पर कब्जा किया था, किंतु ईरानी एथलीट जो 23 सया है उन्हें अयोग्य घोषित ठहरा जाने के बाद नवदीप सिंह जो है वो स्वर्ण पदक विजेता हो गए हैं। साथ ही में सिमरन ने महिलाओं की 200 मीटर T12 फाइनल में भी कांस्य पदक जीता है ना? तो पैरालंपिक खेल में अभी वर्तमान में अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भारतीय जो पूरा समूह है पैरालंपिक खेल का उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किया गया है ना? ये काफ़ी खुशी वाली बात है। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबर है। तो आज हमने जितनी भी खबरें समझी हैं वो करंट की जितना भी इस पेपर का जिस्ट है वो हमने समझ लिया है ना? आगे हम आने वाले पेपर को और बेहतर रूप में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आपका सपोर्ट बना रहे। साथ ही आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी लिंक और लोगों तक
पहुँचे, ताकि और अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, ताकि उन्हें उनके परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बेहतर रूप में समझ पाए, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।